वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज हम लोग एक नए कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। प्रीवियस जो हमारा सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर, उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था और ये स्टूडेंट की एक विशेष डिमांड के आधार पर ही इस बुक को हम स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा समय की उपलब्धता जैसे जैसे होगी उस अनुरूप लेक्चर्स प्रोवाइड आपको होते रहेंगे। प्रयास करते हैं किस तरह से इस चीज को मैनेज कर पाते हैं, लेकिन विश्वास रखिए जितना भी हम काम इस प्लेटफॉर्म पर करेंगे वो निश्चित रूप से आपको समझ में भी आराम से आएगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हमें ये जान लेना होगा कि इसके अंतर्गत हमारे सिलेबस में क्या क्या पार्ट है। तो मोटे मोटे तौर पर 3 यूनिट है और तीनों यूनिट अपने आप में 3 बुक के समान है। कौन कौन सी यूनिट्स आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है? सबसे पहले तो आपको इसके अंतर्गत देखनी पड़ेगी, एक आपकी बुक होगी थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, जिसको हम कहते हैं समीकरण सिद्धांत। इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स होंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पूरी एक यूनिट बनेगी आपकी। फिर दूसरी आपकी आएगी नंबर थ्योरी, ये भी अपना आप एक यूनिट है और पूरी एक बुक है इसकी। उस बुक में से जो जो पोर्शन हमारे सिलेबस के पार्ट होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी आएगी थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंतर्गत आपको 2D 3D ये जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, डिस्कस करनी पड़ेगी। तो ये जो 3 यूनिट है वो एक्चुअली देखा जाए तो 3 बुक ही है आपकी, ठीक है ना। इन तीनों की अलग अलग डिफरेंट बुक होती है, उनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम इसके अंतर्गत क्या क्या है उनको यहां पर ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे नहीं, हम सीधे ही हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा समय बच जाए और हम हमारे सीधे ही मेन पॉइंट पर आ जाएं। तो जो सबसे पहले बुक हम स्टार्ट करेंगे वो होगी हमारी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। अब इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, किस प्रकार उनको समझना है और किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स को भी सीखते हैं, केमिस्ट्री भी सीख रहे हैं, अब मैथमेटिक्स भी सीख रहे हैं। अप्रोच में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि फिजिक्स में हमें कॉन्सेप्चुअल लेवल पर बहुत ज्यादा जाना पड़ता है। निश्चित रूप से मैथमेटिक्स में भी इन सारी चीजों के कॉन्सेप्ट को हमें सीखना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस होगी वो थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके मतलब एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। थ्योरी को समझे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करें, तो वही पैटर्न को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और मैथमेटिक्स के सिलेबस को भी जितना संभव हो सके उतना कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो देखिए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन क्या होती है ये हमें समझना पड़ेगा। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 2-3 इंपॉर्टेंट बातें, वो क्या होगी। देखो, जनरली हम लोग किसी भी इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, कोई भी आपके पास फलन है, मान लीजिए fx = 0, आप अगर इस तरह से लिखते हो तो ये क्या बनती है, एक समीकरण बनती है। तो एक शब्द आपके पास बार बार आएगा कि समीकरण क्या है। तो समीकरण तो सिंपल सा मतलब हो गया कि कोई भी फलन या एक्सप्रेशन हो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फलन है x² + 5x + 2, ये कोई फलन है आपके पास। अगर इसको आपने = 0 कर दिया तो ये फलन क्या बन गया, आपकी एक तरह से समीकरण बन गया। और ये जो फलन होता है, इस फलन का भी एक स्पेशल नाम होता है, इसको हम कहते हैं बहुपद, जिसको आप कहते हो पॉलिनोमियल, बहुपद या पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। अब बहुपद जितने पद होंगे उस हिसाब से उसका नाम हो जाएगा। अगर समीकरण में 2 पद है तो द्विपद, 3 पद है तो त्रिपद, 4 पद है तो चतुर्पद, उस प्रकार जितने भी उसमें पद होंगे, जितने भी उसके पार्ट होंगे, उस अनुरूप उसका नाम हो जाएगा। और तो इसका एक मतलब क्या हो गया कि fx को तो आप क्या कह रहे हो, बहुपद कह रहे हो, और जब किसी बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे तो वो बहुपद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आगे एक एक चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप चीजों को बिल्कुल विजुअलाइज करोगे और आराम से समझ पाओगे। तो समीकरण के अंतर्गत हमें 2 मुख्य बातें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो कोई भी समीकरण है तो उनके सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं वो हम यहां पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे समीकरण के मूलों की प्रकृति एवं मूलों की संख्या। मूल मतलब रूट्स। आप जानते हो, जैसे मान लीजिए आप कोई भी द्विघात समीकरण लिखते हो तो उसको जब आप सॉल्व करते हो, जैसे मान लीजिए आपने सपोज करो कोई द्विघात समीकरण लिखी इस तरह से ax² + 2bx + c = 0, ये आपकी क्या एक द्विघात समीकरण है। और याद रखना, घात हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें x में ये समीकरण बन रही है तो x की जो मैक्सिमम पावर है वही उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। उतनी ऑर्डर की ये आपके क्या कहते हैं, इक्वेशन कहलाती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक कंफ्यूजन कई बार बच्चों को ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट। सपोज करो मैंने कोई इक्वेशन ऐसे लिख दी ax² = 0,
तो ये कितने घात की समीकरण है? ये भी द्विघात की है। घात की हम जब भी बात करेंगे तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि अगर x में है या y में किसी में भी हो, जिसमें भी वो समीकरण है, तो उसमें जितनी मैक्सिमम पावर होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी क्या करती है? घात को डिनोट करती है। ये आप ध्यान रखना बस। तो अब देखिए, ये आपका एक प्रकार का क्या है? बहुपद है, जिसको हम द्विपद भी कह सकते हैं। इसको जब हम जीरो करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। क्या बन जाएगी? द्विघात समीकरण। दोनों में आपको अंतर समझना है। बहुपद का मतलब तो हो गया सिंपल सा, आप जो फलन लिख रहे हो fx, वो आपका बहुपद है, और जब उसको इक्वल टू जीरो करोगे तो वही बहुपद किसमें बदल जाएगा? समीकरण में बदल जाएगा। फिर कितने घात का बहुपद है या कितने घात की समीकरण है, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है? आप मैक्सिमम पावर देख लीजिए, वो उतने ही घात का क्या हो जाएगा? समीकरण या बहुपद हो जाएगा। तो ये चीज भी क्लियर है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, तो जब इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, तो उसमें x का मान निकल करके आएगा। तो जो x का मान निकल करके आएगा वही क्या कहलाते हैं? रूट्स कहलाते हैं। उसके क्या कहलाते हैं? रूट्स या मूल। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जितने घात की समीकरण होगी उसके उतने ही मूल होंगे, ना तो उससे एक ज्यादा होगा ना उससे एक कम होगा। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी। सब आगे मैं नोट करूंगा, बेसिक चीजें जो आपको एक बार बता रहा हूं। तो क्या पता चल गया कि किसी भी समीकरण को हल करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो रूट्स के रूप में मिलेगा। रूट्स उतने ही होंगे जितने घात की समीकरण होगी। अब याद रखना, रूट्स जो है वो, ये जो रूट्स निकल करके आएंगे आपके मूल, वो आपके देखो रियल भी हो सकते हैं, यानी वास्तविक भी हो सकते हैं, और वो इमेजनरी भी हो सकते हैं, यानी काल्पनिक या अधिकल्पित भी हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा आयोटा, जैसे मान लीजिए आप कोई रूट निकल करके आ गया a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो ये आपकी कैसी राशि है? ये आपकी राशि है काल्पनिक। हो सकते हैं, अभी अपन देखेंगे सब चीजों को कैसे आएंगे, क्या आएंगे, ये सामान्य सी बात है जो आपको पता है। तो रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स तो हम कैसे देखेंगे? कितने घात की समीकरण है, और रूट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो वो रूट्स रियल भी हो सकते हैं और वो रूट इमेजनरी भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब का योग जो होगा, जो भी रूट्स आपको मिल रहे हैं उन सब का जो योग होगा वो कभी भी उसकी जितने घात के समीकरण है उससे ज्यादा नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज हम देख लेंगे। समीकरण के मूलों की प्रकृति, कैसी प्रकृति है, वो काल्पनिक है या रियल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो हम देख लेंगे। फिर मूलों की संख्या, वो भी हम देख लेंगे। तो मूलों की संख्या तो निकलेगी इसके सॉल्यूशन से, और जो सॉल्यूशन करके हम मूल प्राप्त करेंगे तो उनको देख करके हम आराम से बता देंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है। ये चीज आपको यहां पर मोटे मोटे तौर पर डिस्कस करनी है। तो अब हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक एक पॉइंट को लेकर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। एक जनरल पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, उसको आप देखिए। मैंने यहां पर लिखा है, देखो, बहुपद कोई फलन fx जो निम्न रूप में परिभाषित है। ये मैंने देखो इस तरह से fx लिखा है, आप आराम से देखिए इसको। fx को मैंने क्या लिखा है? a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस लास्ट में आते आते an। यहां पर x की पावर एक तरह से आप देख रहे हो ना, तो n माइनस n है, और n माइनस n को मैं कैसे लिख सकता हूं? x की पावर 0, और किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो इसलिए मैंने सिंपल सा क्या लिखा? an लिखा है। ठीक है ना। ये साथ में भी x की पावर चल रही है। n से स्टार्ट किया, यहां a0 था, यहां जाते जाते हम लोग n पर पहुंच गए, तो यहां पर हो गया x की पावर 0, इसको हम कह सकते हैं 1। तो ये आपके देखो, ये एक बहुपद में लिखा, एक जनरल एक्सप्रेशन है। अब ये कितने घात का है, कितने कोटि का, अभी नहीं, हमने x की पावर n लिख दिया, तो मैक्सिमम पावर क्या इसकी n है, तो हम यहां पर कह देंगे कि ये जो बहुपद है वो n घात का या n कोटि का बहुपद है। x की जो मैक्सिमम पावर होगी उतने कोटि या उतने घात का वो क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। फिर साथ में एक कंडीशन और क्या लिखी है, इस पूरे एक्सप्रेशन में a0 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। बाकी भले 0 हो सकते हैं, a1 a2 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मान लीजिए ये 0 हो गया तो ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा। ये अगर पूरा पद 0 हो जाएगा तो x की पावर n बचेगी नहीं। अगर x की पावर n बचेगी नहीं तो फिर जो हम कह रहे हैं कि ये फलन n कोटि का होना चाहिए, वो फिर n कोटि का नहीं होगा। अगर ये फलन n कोटि का है तो x की पावर n है वो मौजूद होनी चाहिए, और x की पावर n तभी मौजूद होगी जब उसके साथ जो भी कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी भले ही 0, आप देखो, अगर आपने कोई इक्वेशन ऐसे लिखी x की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन लिखी, अब इसमें कोई से पद नहीं है, a1 भी नहीं है, a2 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इससे तुलना करूं तो x की पावर n के साथ a0, तो a0 तो 1 है, a1 0 है, a2 0 है, an केवल 1 है, यानी बाकी कोई से भी पद नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है? ये n घात का ही बहुपद है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर मौजूद है। आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो इसके कितने सॉल्यूशन निकल करके आएंगे? n सॉल्यूशन निकल करके आएंगे। ये ध्यान रखना है। एक सामान्य बहुपद जहां पर a0 यानी x की पावर n के साथ जो भी गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। फिर आगे क्या लिखा है? n एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना। तथा a0 a1 an वास्तविक या अधिकल्पित अचर है।
अब ये जो a0, a1, a2 ये जो भी है, ये रियल भी हो सकते हैं और ये काल्पनिक भी हो सकते हैं। अभी मैं आगे एग्जांपल लिखूंगा तब आपको पता चलेगा। और ये क्या है, एक n कोटि का बहुपद है। तो वापिस से ध्यान से देखिए, ये मैंने किसी फलन का एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, इस प्रकार से क्रम चलता रहा और लास्ट पद आ गया an। तो ये चूंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर n है और उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो है, तो इस बहुपद को हम क्या कह देंगे, n कोटि या n घात का बहुपद कह देंगे। और ये जो a0, a1, a2 ये सारे हैं, ये क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणांक, आगे मैंने लिखा है। और ये जो गुणांक है वो रियल भी हो सकते हैं और वो इमेजनरी भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, यहां पर देखिए, मैं आपके 2-3 इक्वेशन लिख के आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन लिख दी यहां पर, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये मान लीजिए मैंने कोई फलन लिखा। तो इसमें देखो, ये आपका a0, ये a1, ये a2, ये a3, ठीक है ना। अब 3 हो गए। तो देखो, ये a0 2 है, रियल है, यहां पर -1 है वो भी रियल है, यहां पर 3 है वो भी रियल है, ये 4 है, -4 है वो भी रियल है। तो कोई सा भी जो गुणांक है, गुणांक का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, गुणांक का मतलब हो गया कि जो भी x के पद है उनके साथ जो भी राशि है वो कहलाती है गुणांक या कोफिशिएंट्स। तो वो सारे के सारे कैसे हैं, रियल है। अब मान लीजिए मैंने एक फलन इस प्रकार से लिखा, सपोज करो f(x) = 3 iota x4 माइनस 2 iota x² माइनस 2x माइनस 3 iota। तो अब देखो, इसमें ये आपके देखो a4, ठीक है ना, a3, a2, a1, a0 4 कोफिशिएंट है। तो एक तो कोफिशिएंट आपका 3 iota है, एक है -2 iota, एक है -2 और एक है -3 iota। तो जो आयोटा वाले हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, इमेजनरी या अधिकल्पित है। और जो नॉन आयोटा वाले हैं, जैसे ये वाला -2, ये क्या है, रियल है। तो हो गया ना, मैंने ये तो लिखा है कि a1, a0, an ये वास्तविक या अधिकल्पित अक्षर है, कुछ भी हो सकते हैं। सारे के सारे वास्तविक हो सकते हैं, सारे के सारे काल्पनिक हो सकते हैं, कुछ वास्तविक कुछ काल्पनिक हो सकते हैं। तो आपने क्या समझ लिया इस चीज को, बहुपद क्या है वो आपको पता चल गया। कोई भी जो जनरल एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो x की पावर में, ठीक है ना, साथ में कोई कोफिशिएंट, = 0 नहीं करना, = 0 करेंगे तब तो वो समीकरण हो जाएगी। आप कोई फलन लिख रहे हो तो वो फलन ही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब वो जितने पद का होगा उतने पद का बहुपद कहलाएगा। अगर उसमें x की पावर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो वो द्विपद हो जाएगा, x की पावर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो वो त्रिपद हो जाएगा। फिर एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि x की पावर ऐसे सीक्वेंस हो, जरूर नहीं है कि x की पावर 3 है फिर 2 आए फिर 1 आए फिर कांस्टेंट आए, कोई जरूर नहीं है। x की पावर 3 है उसके बाद कोई भी पद नहीं होगा तब भी वो क्या होगा, त्रिपद होगा। याद रखना, बस मैक्सिमम पावर जो है वो मौजूद रहनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, a0 is not equal to 0। मैंने ये कंडीशन कहीं भी नहीं लिखी है कि a1, a2, an ये सारे नॉन जीरो होने चाहिए, इनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। ये नॉन जीरो है तब भी अच्छा है, जीरो है तब भी अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जीरो कभी नहीं होना चाहिए। ये जीरो का मतलब जो मैक्सिमम पावर है उसके साथ वाला कौन पद जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो फिर उतने घात की या उतने कोटि की बहुपद नहीं होगा। तो यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब आगे मैंने 1-2 चीजें और लिखी है। क्या लिखा है देखो, जो संख्याएं हैं a0, a1, a2, an ये बहुपद fx के गुणांक कहलाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार शब्द काम में आएगा, गुणांक, कोफिशिएंट्स। ये सामान्य सी बातें आप जानते हो। x के साथ x², x³, x4 जो भी हो पद, उनके साथ जो भी संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, गुणांक या कोफिशिएंट्स कहलाती है। अब अगली एक इंपॉर्टेंट चीज हमें और देखनी है, बहुपद का शून्यक। ये शब्द भी बार बार काम आएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो का मतलब क्या होगा कि आपने जैसे कोई भी बहुपद लिखा, ठीक है, बहुपद लिखा। अब बहुपद सपोज करो मैंने कोई ऐसा लिख दिया, ये a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस इस तरह से चलता चलता ये मेरे पास आ गया an। ये मैंने कोई बहुपद लिखा fx। अब बहुपद के शून्य का क्या मतलब हो गया, शून्य का सिंपल सा मतलब हो गया कि आप x का एक ऐसा मान रखिए जिस पर इस बहुपद का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो x के वो जितने भी मान हैं जिन पर fx का मान शून्य है वो क्या कहलाते हैं, इस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का सिंपल सा मतलब है, जीरो का मतलब हो गया पॉलिनोमियल तो जो दिया हुआ है, और पॉलिनोमियल का मान जीरो कब होगा, आप वैल्यू किसकी पुट करोगे, आप x की तो वैल्यू पुट करोगे। तो x की वो सभी मान जिन पर इस बहुपद का मान क्या हो, शून्य हो, वो सारे के सारे मान क्या कहलाते हैं, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, उसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए आप यहां पर लाइन, यदि x इजिकल टू कोई मैंने अल्फा रखा, सपोज करो x का कोई भी मान, x इजिकल टू अल्फा
रखने पर यदि एफ एल्फा इज इक्वल टू 0 हो तब एल्फा बहुपद का शून्यक यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो ये लाइन आप ध्यान रखना। शून्यक का सिंपल सा मतलब हो गया कि आप वैल्यू तो x की रखोगे, x के जो भी मान हो, जो भी मान जिन पर fx का मान 0 आ जाए वो सारे के सारे मान क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं बहुपद के। बहुत सिंपल चीज है। और एक तरह से देखा जाए तो ये मूल भी होंगे, रूट्स भी होंगे, क्योंकि रूट्स क्या होता है, कोई भी समीकरण को सोल्व करते हैं तो उससे उसके सॉल्यूशन निकलता है। तो उस सॉल्यूशन में सपोज करो आपने सॉल्यूशन जो भी निकाला, x के जो भी मान निकाले, वापस x के मान रखोगे तो इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा। ये आप ध्यान रखना, आगे मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आप इसको समझ गए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स को। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया कि आप x के वैल्यू निकाल करके लाइए ऐसी जिन पर उस फलन या बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो वो x के सारे ही मान क्या कहलाएंगे? उस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। तो ये चीज थी, उसको भी हम लोगों ने नोट कर लिया है। तो हम लोगों ने गुणांक और बहुपद का शून्यक समझ लिया। एक दो एग्जांपल से भी इसको देखते हैं। देखो, मैंने यहां पर दो बहुपद लिखे हैं। एक तो मैंने ये लिखा है fx इक्वल 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और एक लिखा है fx इक्वल टू 3 आयोटा x4 माइनस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आयोटा। तो यहां पर हम देखो, सबसे पहले देखेंगे कि इसके जो गुणांक है, ये जो गुणांक है वो सारे के सारे क्या है? वास्तविक है। तो ये वास्तविक गुणांकों वाला बहुपद है। और इसमें क्या है? काल्पनिक और वास्तविक कॉम्बिनेशन है, जिसको हम कह देंगे अधिकल्पित या काल्पनिक गुणांकों वाला बहुपद। तो ये आपको पता चल गया। फिर अगर मैं बात करूं इसके घात की या कोटि की, तो इसमें 3 है मैक्सिमम पावर, तो 3 कोटि का बहुपद हो गया। इसमें 4 है तो ये चतुर्थ कोटि का बहुपद हो गया। ठीक है। अब अगर शून्यक की बात करें तो शून्यक का मतलब क्या है? आप x का एक ऐसा मान निकाल करके लाइए जिस पर fx क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो आप देख सकते हो, इसमें सपोज करो मैं अगर x का मान 1 रखता हूं, तो मुझे बताओ क्या होगा? 1 रखूंगा तो सीधा क्या हो जाएगा? देखो, fx क्या हो जाएगा? ये 2, ये -1, ये +3 और ये -4। तो 3 2 5 और माइनस, ये सब कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो रहा है 0। तो x इक्वल टू 1 क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? x इक्वल टू 1। इस तरह से हम चेक करते हैं। उस प्रकार से अगर इसको देखना हो तो इसमें आप देखोगे तो क्या होगा? मुझे बताओ, fx अगर मान लीजिए मैं x का मान आयोटा रखता हूं, आयोटा तो आपको पता है ना, रूट -1 होता है। आयोटा का मतलब क्या होता है? रूट -1, और आयोटा स्क्वायर हमेशा होता है -1। ये ध्यान रखना। तो जैसे आयोटा रखता हूं तो ये क्या होगा? देखो, ये 3 आयोटा, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 हमेशा क्या होगा? देखो, आयोटा स्क्वायर होता है 1, तो 1 का वापस स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्या हो गया? 1 हो गया। फिर -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर होता है आपका -1, याद रखना। फिर ये -2 आयोटा और ये -3 आयोटा। तो देखो पीछे आपके क्या बचा? ये 3 आयोटा, ये आपके हो गया +2 आयोटा, ये -2 आयोटा और ये -3 आयोटा। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये 0। तो यहां पर x इक्वल टू आयोटा क्या हो गया? ये जो भी आपको बहुपद दिया गया है उसका शून्यक हो गया। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हमेशा हम ऐसे निकालते हैं, x का वो मान फाइंड करते हैं जिस पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो ये चीज भी सीख ली। अब हम अगली बात करते हैं समीकरण की। समीकरण क्या है? बेसिकली कोई भी इक्वेशन क्या होती है? बहुत सिंपल है कि जो भी फलन दिया गया है या जो भी बहुपद दिया गया है उसको इजिकल टू 0 कर देते हो तो वो क्या बन जाती है? एक समीकरण बन जाती है। तो मैंने ये लिखा है, किसी भी फलन को 0 के बराबर लिखने पर यह समीकरण कहलाती है। जब n घात के एक बहुपद को 0 के बराबर करते हैं तो यह n घात की समीकरण कहलाती है। तो आप एक जनरल एक्सप्रेशन जानते हो कि कोई भी बहुपद था उसको हमने कैसे लिखा? ये आपका था a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस इस तरह से ये चला an। अगर मैं इसको 0 कर देता हूं, ठीक है ना, तो जैसे मैं इसको 0 करूंगा तो ये मेरे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एक इक्वेशन में या एक समीकरण में। और कितने कोटि की होगी? तो जितनी मैक्सिमम पावर है उतने कोटि की इक्वेशन हो जाएगी। फिर बहुत सिंपल सी बातें मैंने आगे लिखी है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक घात की समीकरण है। एक घात की समीकरण कैसे लिखते हैं? a0x प्लस a1, तो वो कहलाती है एक घात की समीकरण जिसमें x की पावर मैक्सिमम क्या है? यहां पर एक ही है, उसको हम रेखीय का सरल समीकरण कहते हैं। फिर एक द्विघात की हो तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2 होगी, तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो उसको 3 घात की समीकरण या त्रिघात समीकरण कहते हैं। 4 है तो चतुर्थ घात कहते हैं। इस प्रकार से सिस्टम चलेगा। फिर एक बार एक दो शब्द आपके सामने और आते हैं, संख्यात्मक समीकरण और बीजीय समीकरण। ये शब्द भी आपको सुनने को मिल सकते हैं, मैं लिख देता हूं एक बार। संख्यात्मक समीकरण, ठीक है, समीकरण जिसको आप न्यूमेरिकल इक्वेशन भी कहते हो। क्या कहते हो? न्यूमेरिकल इक्वेशन। इसका सिंपल सा क्या मतलब होता है न्यूमेरिकल इक्वेशन का?
कि ये जैसे आपने मान लो सपोज करो इक्वेशन लिखी इस तरह से ax² प्लस a1x प्लस a0 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को, चलो मैं ऐसे नहीं लिखता, एक बार को इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखते हैं। सपोज करो आपने कोई ऐसी इक्वेशन लिखी 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये जितने भी कॉफिशिएंट है x के साथ वो सारे के सारे एक संख्या के रूप में हो तो उसको तो हम कहते हैं संख्यात्मक समीकरण। संख्या यानी 2, 4, 3 आयोटा वायोटा कुछ भी हो तो वो तो कहलाती है संख्यात्मक समीकरण। और एक कहलाती है आपके बीजीय समीकरण। क्या कहलाती है? बीजीय समीकरण, जिसको आप कहते हो एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्या कहते हो? एल्जेब्रिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो x के साथ वाले गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो अगर एल्जेब्रिक हो, a b c इस तरह से हो, इस तरह से मान लीजिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, इस तरह से हो तो वो कहलाती है आपके बीजीय समीकरण। बहुत सिंपल सी बातें, आपको पता है ये सब चीजें, लेकिन एक बार समझाने के लिए मैंने आपको बता दी। तो ये बातें हो गई। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर में हम कर लेते हैं कि कोई भी समीकरण उसके मूल होते क्या है। तो हमने साफ साफ बात लिख दी कि एक वास्तविक या अधिकल्पित संख्या अल्फा, जब अल्फा इज इक्वल टू 0 हो तो समीकरण fx इज इक्वल टू 0 का मूल कहलाता है। मूल का सिंपल सा मतलब है कोई भी समीकरण आपको दे रखी है fx इज इक्वल टू 0, समीकरण हमेशा क्या होती है कि जो भी फलन है उस फलन को आप इज इक्वल टू 0 करते हो तो ये आपके कहलाती है क्या? एक समीकरण कहलाती है। और इस समीकरण के लिए आप x कोई अल्फा ऐसा निकालते हो कि f अल्फा क्या हो जाए? f अल्फा 0 हो जाए। तो उस स्थिति में ये जो अल्फा होगा वो क्या कहलाएगा? समीकरण का मूल कहलाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये समीकरण के मूल हो गए। और एक तरह से देखा जाए तो जो बहुपद के शून्यक होते हैं या समीकरण के शून्यक है वो उसके मूल ही होते हैं, क्योंकि शून्यक में भी तो क्या करते हैं हम x के वो मान फाइंड करते हैं जिस पर उस बहुपद का मान क्या हो? शून्य हो। तो दोनों सेम चीज है। अब इस लेक्चर में हम लोगों ने एक बेसिक सी बातें सीखी है। अब अगला काम हमारा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि हमने ये तो समझ लिया कि समीकरण के मूल क्या होते हैं, फिर अब हमें ये देखना होगा कि जो समीकरण है उसके टोटल कितने मूल होते हैं। और टोटल मूल जैसे आपको मैंने बता दिया, टोटल मूल कितने होते हैं कि जितने घात का है उतने उसके मूल होते हैं। तो अब उनमें से कितने पॉजिटिव रूट्स होंगे, कितने नेगेटिव रूट्स होंगे, कितने रियल होंगे, कितने काल्पनिक होंगे, वो कैसे हम निकालेंगे? एक तरीका तो होता है कि उसको आप पूरा सोल्व कीजिए इक्वेशन को और उसके निकाल के बताइए। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 घात की समीकरण है तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उस तरह से आप निकाल सकते हो। लेकिन मान लीजिए 7 घात की समीकरण आ गई और आपसे पूछे इसके कितने पॉजिटिव रूट हैं, कितने नेगेटिव रूट हैं, कितने इमेजिनरी है, कितने रियल है, तो फिर उसको सोल्व नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे डेकार्ते, उन्होंने एक डेकार्ते का चिन्ह नियम दिया था। उस नियम की सहायता से आप किसी भी इक्वेशन को देख करके मूलों की संख्या बता सकते हो कि इस समीकरण के जितने भी मूल हैं उनमें से इतने पॉजिटिव होंगे, इतने नेगेटिव होंगे, इतने रियल होंगे, इतने काल्पनिक होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस डेकार्ते के चिन्ह नियम को समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला उसको नहीं है। तब तक आप इस लेक्चर में बेसिक बातों को एक बार ध्यान से समझिए। ओके, थैंक यू।